अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि आज प्रोग्राम भी हमने देर से शुरू किया है, क्योंकि वज़ीर आज़म जो है निगरां, वो लंदन में खिताब कर रहे थे, मीडिया से टॉक कर रहे थे, और उसमें बार बार उन्होंने यही कहा है कि ना मैं किसी सियासी जमात से मिला हूँ, ना ही कोई इरादा रखता हूँ, मैं अपने मुल्की फ़राइज़ हैं उनको निभाने के लिए लंदन में आया हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने खिताब किया। उन्होंने आज ये भी शिकायत की कि मीडिया में उनके जुमलों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, कोई ख़ास मंतक के तहत ये हो रहा है, और कह रहे हैं कि क्या वो हर चैनल हर इदारे में एक तर्जुमान मुंतखब कर लें ताकि वो सफाइयाँ पेश करता रहे। ये शिकायत उन्होंने की, और उसके बाद उन्होंने 9 मई के हवाले से भी बात की है कि मनसूबाबंदी जो है वो उसके तहत हुआ था ये 9 मई का वाक़या, और इसके अंदर जो तमाम अनासर हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी पे कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा, कानूनी राय ली जाएगी, और जो भी कानून के तहत मामला होगा उसको इसी तरह से आगे लेके जाएगा, और किसी भी तासुर के किसी भी सियासी क़यादत के खिलाफ में उन्होंने इस पर कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है और मुझसे ये बातें मंसूब ना की जाएं। बुगटी साहब, सरफराज बुगटी साहब जो हमारे निगरान वज़ीर दाखिला हैं, वो भी इस तरह की बात कल कर चुके हैं। उसके बाद वो यू टर्न ले चुके हैं। अब उनका मतलब क्या था क्या नहीं था, क्या उन्होंने जो कहा कि गिरफ्तारी होगी एयरपोर्ट से होगी, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब का तुर्की बतुर्की जवाब आया। शेख रशीद के हवाले से उन्होंने कहा कि उनका भी आप देख लीजिए कि क्या मुस्तकबिल हुआ है और क्या हो रहा है उनके साथ, माजी में क्या कहते थे और अब उनका मुस्तकबिल तारीख है, और हाल तो उनका है ही बेहाल। और उन्होंने कहा है कि शायद इस तरह का मामला उनके लिए भी ना हो जाए, लेकिन ये मामला किस तरफ जाएगा इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तारिक फजल चौधरी साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर। ये फरमा दीजिएगा चौधरी साहब कि ये कानून के तहत राय तो ली जाएगी, उसके मुताबिक ही अमलदारी होगी, तो मियाँ साहब ने अब तक क्या प्लान किया है कि वो एयरपोर्ट से गिरफ्तारी देंगे या अजीज़िया रेफरेंस केस के लिए इस्लामाबाद जाके पेश होंगे, जमानत के लिए अप्लाई करेंगे, और अगर इस तरह की मंसूबा साजी हो रही है कि गिरफ्तारी का अमल होगा, तो क्या उसके लिए प्रिपेयर्ड है मियाँ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका सना। देखिए, जितने इन बयानात का आपने हवाला दिया है, बिलखुसूस जो निगरान वज़ीर दाखिला है उनके बयान का, बाद में खैर उन्होंने उसकी वजाहत भी कर दी, ये बिल्कुल गैर ज़रूरी बयान था और बग़ैर किसी मंतक के था। और मैं समझता हूँ कि इसका जो माजी है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, अगर आप उसको देखें, हमेशा पाकिस्तान की अदालतों का मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एहतराम किया है। पाकिस्तान के जो रूल ऑफ लॉ है उसके तहत वो चले हैं। 2018 में भी जब इलेक्शन हुए, जब वो पाकिस्तान आए, तो ये अदालतें एक इंतहाई मुतनाज़ा फ़ैसले के बाद उनको कन्विक्ट कर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद वो आए, जेल गए। तो लिहाजा लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करना ये इससे पहले भी हम करते रहे हैं, और अब भी जब मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे तो हमारी लीगल टीम, जो हमारे मुरवजा कवानीन पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके तहत अदालतों से रेमेडी लेंगे। जो रेमेडी हमें अदालतों ने दी वो हम अवेल करेंगे, जो हमें ना मिली वो हम अवेल नहीं कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इट गोज़ विदाउट सेइंग कि जो हमारे पास कानूनी तरीक़ाकार है वो हम इख्तियार करेंगे, और उसके लिए हमारी लीगल टीम जो है वो अपना काम करेगी। अब बिफोर टाइम उसको बताना, के साथ उसको बताना, मैं समझता हूँ ठीक है, विल कीप योर सीक्रेट सेफ। मैं एक मिनट, असर औसाफ साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया औसाफ साहब। ये फरमा जी, ठीक है औसाफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कानूनी राय तलब करेंगे निगरान वजीर आजम, और कानूनी लीगल टीम जो है वो फैसला करेगी कि मियाँ साहब किस तरह से अपना लाहे अमल तय करेंगे। तो ये कानूनी माहिर के तौर पर आप कोई एडवाइस कर सकते हैं काकड़ साहब को, या हमें कुछ बता सकते हैं कोई रेमेडी कौन सी दे सकती है कोर्ट्स, और क्या मुमकिन सूरत हाल होगी अगर मियाँ साहब वापस आते हैं? क्या गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है? क्या वो कानूनी रास्ता होगा? बहुत सारे है तो एक जुमला, लेकिन उसमें बहुत सारे सवाल हैं। उनकी जो प्रैक्टिकल साइड है वो भी, और जो उसकी लीगल साइड है वो भी। तो अगर हम इसको एक एक करके लेके चलें तो बेहतर होगा। सबसे पहले तो हम ये देखें कि वो कितने केसेस हैं जिनमें उनकी कन्विक्शन है, और क्या उन केसेस में उनकी सज़ा सस्पेंड हुई भी है, अपील पेंडिंग है या नहीं। जब सज़ा सस्पेंड हो जाती है तो आपकी जो सेंटेंस है वो सेट असाइड हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है। उसमें कन्विक्शन जो है वो बरकरार रहती है, और कन्विक्शन उस वक्त तक चलती है जब तक कि अपील का फैसला नहीं हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक केस में उनकी जो हाई कोर्ट से उनका हुआ था नाअहली, वो ख़त्म हो गई हुई है, बिकॉज लॉ की वजह से, क्योंकि वो लॉ में पहले कुछ था नहीं, 5 साल हो गए।
लेकिन जो 2 केसेस हैं उनमें उनकी अपील जो है वो इस वक्त जो है वो पेंडिंग इस तरह है कि वो दरख्वास्त दे के उसको रिवाइव करवा सकते हैं। माजी में ऐसी नज़ीर मौजूद हैं जब जो अपीलें हैं वो इसलिए नहीं सुनी जा रही थी क्योंकि एक असूल वाज़ा हो गया है, कानून में नहीं लिखा हुआ, असूल वाज़ा हुआ है कि जो अपीलाट है वो कोर्ट के सामने पेश हो और उसके बाद उसकी अपील की सुनवाई होती है। वही मामला यहाँ पे भी आएगा, लेकिन चूंकि मुल्क से बाहर हैं इसलिए अगर वो रुजू करे अदालत से तो आर्टिकल 10A के तहत एक फेयर प्रोसीजर अडॉप्ट करके एक फेयर ट्रायल के लिए उनको तमाम हुकूक वो हासिल होंगे कि वो अदालत के आगे अपने आप को सरेंडर करें, अदालत की जवाबदीद होगी वो उनको ज़मानत पे रिहा कर दे, यानी उनको ज़मानत पे ले आए या कहे कि नहीं आप पाबंद सलासिल होंगे। जो आप के प्रोग्राम में जो मैं सुन रहा था वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड की बात है और ट्रैक रिकॉर्ड वाकई ऐसा है कि उन्होंने अपनी तमाम की तमाम जो लीगल रेमेडीज़ हैं उसी को अवेल किया। कभी ये नहीं आवाज़ दी कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए तो लोग सड़कों पे निकल आएँ। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि रेड लाइन जो है वो क्रॉस हो जाएगी अगर मुझे जेल में डाला गया। सो वो पहले भी हो चुका है उनके साथ, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी और इस दौर में भी वो पाबंद सलासल रहे हैं। लीडर की पहचान यही होती है कि वो इन सख्तियों को, सूबतों को, भले वो नाइंसाफ़ी पे मबनी हो, भले वो झूठे केसों पे हो, उनको वो करते हैं और उन्होंने ये करके दिखाया है। आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक साइड्स, बट एक हिस्ट्री की बात है और उनकी तमाम रेमेडीज होंगी। हुकूमत को भी कोर्ट की तरफ देखना चाहिए। हुकूमत को इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं कहनी चाहिए बिकॉज ये मामला जो है ये कोर्ट का और जो अपीलांट हैं जिन्होंने अपील दायर की है उनका मामला है। आई थिंक और साहब अगर एक जुमले में आप उसको सम अप कर सकें तो गिरफ्तारी की बात करना थोड़ा सा चाइल्डिश होगा कि उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि उनके पास ये राइट है टू सरेंडर, जमानत सीख करना, कोर्ट में जाना। तो ये क्या चाइल्डिश कोई स्टेटमेंट है आपको लगता है या इसमें कोई जवाब है गिरफ्तारी का? आई थिंक ये ना सिर्फ चाइल्डिश है, ये विशफुल थिंकिंग है, ये कोर्ट को ऑ करने वाली बात है, ये कोर्ट की प्रोसेस को सबवर्ट करने वाली बात है। ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। ठीक है सर, 9 मई के मामले से आपने बात की तो मैं तारिफ चौधरी साहब, आज कितनी अजीब इत्तेफाक है कि जिस बैरक में कभी मियाँ साहब होते थे आज उसमें इमरान खान साहब को हाई सिक्योरिटी बैरक पर रखा गया है। अगेन मैं ये आपसे यही पूछना चाहूँगी, क्या यही है इंतकामी सियासत या ये अल्लाह की तरफ से ही है? देखिए, जो दूसरी आपने बात की है कि जो मकाफात अमल है वो इसमें आपको ज़्यादा नज़र आता है, इसमें इंतकामी सियासत वाली बात नहीं है। जो इमरान खान साहब का दौर रहा उसमें सिवाय नफ़रत के, बुग़्ज़ के और अपने सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाना, सियासी मुकदमात में उन्हें जेलों में डालना, झूठे मुकदमात बनाने, और अगर किसी पे झूठा मुकदमा नहीं बन सका, कोई नैब की झूठी आपके FIR से बच गया जैसे राना सनाउल्लाह, तो उसे हीरोइन जैसे मुकदमों में गिरफ़्तार कर लेना। तो ये सारी वो बातें हैं। और फिर जब भी गुफ्तगू करना बायसियत, देखें वज़ीर-ए-आज़म का मनसब जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि अता होती है, बड़ी इज़्ज़त वाला ये मनसब होता है। और हमने इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उस वक्त भी हम ये कहते थे कि इस मनसब की कोई तौक़ीर होती है, हर तकरीर में आप लोगों को गालियाँ दें, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हों, उस मनसब की बेतौक़ीरी करें। तो फिर अल्लाह का एक निज़ाम है जो इस दुनिया में भी आपको पता चलता है और आखिरत में तो डेफिनेटली सब ने वहाँ पे तो जवाब देना ही देना है। अच्छा, तारिफ चौधरी साहब, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये हिंट कराई है कि कोई नई सियासी जमात बन सकती है और वो ये भी कह रहे हैं कि वो गैर मुतमईन है नवाज लीग की जो सियासत है उससे, और वो ये भी फरमा रहे हैं कि जो एहतसाब करना है जस्टिस रिटायर्ड बाजवा, जनरल रिटायर्ड बाजवा का और बाकी जस्टिस का,
वो भी वो समझते हैं कि अब जब वक्त था तो आपने बात नहीं की, तो आपने अमल नहीं किया, तो अब बात ना कीजिए। तो आपको लग रहा है कि और भी लोग गैर मुतमईन हैं आपकी सियासत में, आपकी सियासी जमात में? क्या और भी इस तरह के एतराज़ात आएंगे? क्योंकि मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने एक नई पार्टी का शोरा छोड़ा था, आज हमने देखा मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह रहे हैं, वो यहाँ तक कह रहे हैं कि डार साहब ने उनको टीवी प्रोग्राम्स कराते थे उनके खिलाफ, और उन्हें बड़ी शिकायत की शहबाज शरीफ साहब से, लेकिन उन्होंने कान नहीं धरे। तो ये दो वॉइसेस तो हमें नजर आ रही हैं, डिसेंटिंग वॉइसेस इन योर विद इन योर पार्टी, और मतलब एक तो छोड़ भी चुके हैं, लेकिन आप और भी देख रहे हैं कि इसमें मजीद इजाफा होने जा रहा है? देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उसमें पार्टी की पॉलिसी के ऊपर अगर कोई एक मेंबर एतराज़ करता है, जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब या उनकी जो बाहैसियत वज़ीर ख़जाना उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उसके ऊपर अगर किसी ने एतराज़ किया है, उन्होंने माइंड किया है, मैं तो समझता हूँ उन्हें माइंड नहीं करना चाहिए। आपकी पार्टी के अंदर से भी आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात हो सकती है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, तो उन्होंने इसे पर्सनल लिया है, पर्सनल नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो पार्टी की तरफ से ही प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लिहाजा अगर उन्हें उस वक्त किसी चीज़ के ऊपर या पार्टी की किसी पॉलिसी के ऊपर एतराज़ था तो वो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और ज़ाहिर है पार्टी के बिहाफ पे रहे हैं, और वो उन वोटों की बुनियाद पे रहे हैं जो पार्लियामान में PMLN के वो वोटर्स थे जो मियां नवाज शरीफ साहब के टिकट पर मुंतखब होकर आए थे। मियां नवाज शरीफ साहब का बतौर लीडर वो मानते थे और मियां नवाज शरीफ साहब को ही वो वोट पड़े थे जो MNAs मौजूद थे पार्लियामेंट में, और उन्होंने शायद क्योंकि नॉमिनेशन जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की ही थी, तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि उस वक्त पार्टी की पॉलिसी के ऊपर उन्हें किसी तरह का कोई एतराज़ था। बाकी जो आप कह रहे हैं डाइसेंटिंग नोट्स वगैरह या ऐसी कोई चीज़ पार्टी के अंदर मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, ख़ास तौर पे जो पिछला दौर गुजरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो मैंने कहा कि जबर का एक दौर था, जो हम कहते हैं कि मैं ख़ुद इस पार्टी में अब मतलब मोर देन 2 डेकेड्स हो गए हैं, जनरल मुशर्रफ का दौर भी भुगता, लेकिन इमरान खान का दौर सियासी इंतकाम के हवाले से जनरल मुशर्रफ के दौर से ज़्यादा सख्त दौर था। उस वक्त पार्टी से कोई नहीं टूटा, उस वक्त पार्टी से कोई नहीं गया, तो अब तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। मैं नहीं समझता कि पार्टी से कोई भी जाने वाला है। ठीक है, ठीक है। सर आपके पास आती हूँ, औसाफ साहब ये फरमा दीजिएगा कि एक तो ख्वाहिश होती है कि ये कौमी मुजरिम बना दीजिए या इनको ट्राई कर लीजिए, लेकिन एक तरीक़ाकार भी होता है जो आइन में वज़ा है, जो कानूनी तौर पर तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है। अगर आपने किसी फॉर्मर जस्टिस को ट्राई करना है या किसी फॉर्मर जनरल को ट्राई करना है, तो आइन और कानून क्या कहता है? क्या इस तरह के सियासी नारों में हम कौमी मुजरिम डिक्लेयर करेंगे? क्या इदारे अपना एहतसाब खुद करेंगे? कितना राइट होता है एक पार्लियामान को अपना हक इख्तियार करने का, और अब किसके पास इख्तियार है किसी का एहतसाब करने का? आपने देखा कि ये हाल ही में एक काम हुआ, याहिया खान साहब को और यही तो हम कहते हैं शाइस्तगी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मैं सुन रहा था इमरान खान साहब का कहा जा रहा है, मैं खुद याहिया खान साहब कह रहा हूँ, मुशर्रफ साहब ही का जिक्र भी करूँगा कि याहिया खान साहब को भी मुशर्रफ साहब को भी ये कहा गया कि वो कौमी मुजरिम है और उन्होंने आइन शिकनी की और आइन शिकनी के मुर्तकब हुए, और याहिया खान साहब का ट्रायल नहीं हुआ, लेकिन आप देखेंगे किस तरीके से कौम उनको याद करती है। मुशर्रफ साहब का ट्रायल हुआ और उनको सजा भी हुई और उनकी बील जो है वो पेंडिंग पड़ी रही, लेकिन वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, इस मुल्क में नहीं आ सके अपनी ज़िंदगी में। तो ये दो पहलू होते हैं इसके, एक वो कि अवाम और कौम आपको किस तरीके से देखती है, और दूसरा जो कानून का जो चक्की है किस तरीके से चलती है। और जब कानून की चक्की चलती है तो उसमें किसी को नहीं देखते, वो सबके ऊपर बराबर के चल रही होती है और चलनी भी चाहिए। जहाँ तक हर उस शख्स की बात है जिसने आइन शिकनी की या आइन शिकनी के इस जुर्म में शरीके जुर्म हुआ, बिल्कुल उनकी बेखैनी होनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि आइसोलेशन में चले जाते हैं लोग, और बहुत सारे लोग आइसोलेशन में चले गए हैं, और आने वाले दिनों में भी उनका जो सोशल बायकॉट होगा, जिस तरीके से उनको हिस्ट्री उनके बारे में लिखेगी, वो बाय इटसेल्फ बहुत बड़ी सज़ा है। वो इतनी बड़ी सज़ा है। देखिए
जेल काट के तो आपने अपनी सजा पूरी कर ली, लेकिन ये जो ऑन गोइंग सजा होती है ना, जिसमें कौम और मुल्क आपको कभी माफ नहीं करती, और वो सबसे कड़ी सजा है। आपको रिजेक्ट कर देता है मुआशरा, आपको रिजेक्ट कर। अब देखिए माजी में जितने भी लोग इस काम में मुलव्वस रहे या सरगना बने उनको हिस्ट्री ने कभी माफ नहीं किया, कौम ने कभी माफ नहीं किया। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज। और याद रखिए एक चीज को, बजाय इसके कि हम रियर व्यू मिरर में देखें, हमें बड़ी स्क्रीन की तरफ देखना है, क्योंकि हमने फॉरवर्ड जाना है। इन सब वजूहात की वजह से बेशक बहुत लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई है, लेकिन अगर वो इसको फिलहाल बसे पुश्त रखें, माफ करने की कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी तमाम एनर्जी मरकूज करें और सारी की सारी जो हिम्मत ताकत है वो लेके आए, ताकि हम इस मुल्क और कौम की तरक्की की तरफ अपना हाथ डाल सकें, हाथ बटा सकें। मेरे जहन में एक चीज बहुत अरसे से चल रही है, और वो ये है कि पहले तो जंगें होती थी सरहदों के ऊपर, जंगें लड़ी जाती थी फौजी ताकतों के जरिए, मिसाइल के जरिए। आपने एटम बम भी चलाया एक जंग को खत्म करने के लिए, लेकिन आपने देखा उसकी वजह से कितनी डेवस्टेशन हुई। हम क्यों नहीं एक नेशनल गवर्नमेंट बना सकते? हम क्यों नहीं एक दूसरे का गला काटने के बजाय हाथों में हाथ डाल के इस मुल्क की मईशत के लिए इकट्ठे हो सकते हैं? हम क्यों नहीं कह सकते कि 5 साल अगले जो है उसमें हम एक अपोजिशन कोई नहीं होगी, सब मिल के काम करेंगे? क्योंकि मुझे नजर ये आ रहा है कि आने वाले दिनों में कोई एक जमात भी वाज़ी अक्सरियत नहीं ले सकेगी। इवन इमरान खान साहब भी जो है वो अक्सरियती जमात के नहीं थे, वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, और कहीं ये नहीं हुआ कि पीटीआई के लोगों ने वो वहां से हटाया। कोलिशन गवर्नमेंट में जब उनके जो पार्टीज थी जो उनके साथ मिली हुई थी वो जब हट गई तो नो कॉन्फिडेंस हो गया। ना ये कोई साजिश की बात है, ना कोई बाहर से लोग आए, ना कहीं अंदर से कुछ हुआ, सिर्फ और सिर्फ वो जो कोलिशन पार्टनर्स है वो हट गए और दूसरी गवर्नमेंट बन गई। आने वाले दिनों में कोलिशन पार्टनर्स वगैरह जो है वो ऐसे होने चाहिए। अच्छा, let me just take a comment from तारिक साहब। एक मिनट मैं आती हूँ साहब, आप कमिंग बैक टू यू। एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल है जो मेरे दिमाग में है, लेकिन आई वांट टू आस्क आफ्टर दिस कि ये जो कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं सर तारिक फजल चौधरी साहब, ये फरमा दीजिएगा कि आपको लगता है कि वाज़ेह अक्सरियत मिल पाएगी नून लीग को, या फिर इसी तरह कोलिशन में हुकूमत बनेगी, फिर कोलिशन पार्टनर्स ब्लैकमेल भी करते हैं, आपको बनाते भी हैं, आपको धमकाते भी हैं, तो क्या ये मामला इस तरह निपटेगा आगे जाकर? आपको क्या लग रहा है? देखिए, इसका फैसला तो आने वाला इलेक्शन ही करेगा, पाकिस्तान की आवाम करेंगे कि क्या किसी भी सियासी जमात को, और जो मेरी ख्वाहिश भी है और मुझे लग भी रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इंशाल्लाह सादा अक्सरियत जो है वो हासिल होगी। और हमारी पार्टी, मैं अपनी पार्टी की दोबारा बात करूँगा कि वो सही मानों में डिलीवर तभी कर सकती है जब आपके पास अपनी सिंपल मेजॉरिटी हो और आप कोalition गवर्नमेंट में ना हो। अभी जो तजर्बा पिछला रहा है 16 माह का कोalition गवर्नमेंट का, वो कोई बहुत अच्छा तजर्बा नहीं था। उसमें जो आपके इत्तेहादी हैं उनकी मैं जायज़ या नाजायज़ का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन बहरहाल बाज़ ऐसी पोजीशंस होती हैं जो फ़ैसले आपको करने पड़ते हैं, अंडर प्रेशर करने पड़ते हैं, और इत्तेहादियों को राज़ी रखना आपको ज़रूरी होता है गवर्नमेंट चलाने के लिए, और वो सर्टन प्रेशर्स होते हैं। आपने ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सख्त लफ्ज़ है, लेकिन मोर और लेस सूरत हाल ऐसी ही होती है। इसलिए बेहतर होगा मुल्क के लिए और पाकिस्तान की आवाम अगर एक शऊर वाला फ़ैसला करेंगे और एक सिंपल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट होगी तो वो बेहतरीन तरीके से डिलीवर करेगी और मुल्क इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा, इन क्राइसिस से निकलेगा। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहूँगा जो अशतर वसाफ साहब ने बात की है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ ले कर चलना ये बहरहाल ज़रूरी है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की राय ना सुने और आप सोलो फ्लाइट लेके चलें, नहीं। इस वक्त तमाम पार्टीज़ को लेकर चलना, तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर चलना, एस्टैब्लिशमेंट को, अदलिया को, ये सारी वो फोर्सेस हैं कि ये जब तक सब की एक सिमत में
ड्राइव नहीं होगी, एक सिमत में सबकी ताकत नहीं लगेगी मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत मुश्किल है। अब हुकूमत कहीं और जा रही है, माजी में जैसे आपने देखा अदलिया कुछ और कर रही है, साहब यही समझाने गए क्या छोटे मियां साहब बड़े मियां साहब को? बड़ा मुश्किल है। क्या यही बात समझाने गए कि साथ लेकर चले ना कि उनके खिलाफ चलें? मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब मियां साहब को यही बताने गए कि साथ चलें, उनके खिलाफ ना चलें। अगर मेरे जैसा सियासत का एक शागिर्द, एक पॉलिटिकल वर्कर आपसे ये बात कर रहा है, तो मियां नवाज शरीफ साहब जो हमारे कायद हैं वो 3 दफ़ा मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म रह चुके हैं, जिला वतन हो चुके हैं, इन सारे क्राइसिस से गुजर चुके हैं। उन्हें बहुत बेहतर पता है कि मुल्क आगे कैसे बढ़ाना है, मुल्क को कैसे आगे लेके चलना है और कौन कौन सी कुव्वतों का एक सिमत में मुल्क को धक्का लगाना और इकट्ठे मिल के चलना ये ज़रूरी है, वो बहुत बेहतर जानते हैं। ठीक है। और साहब मैं लास्टली आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि मामला ऐसा है कि हमें आगे तो बढ़ना है, आपने आगे की बात भी की, आप वाज़े तौर पर इंतशार अगर अल्लाह ना करे कि हो, लेकिन ऐसा लगता तो यही है। लेकिन इस मुल्क में जब तक एहतसाब नहीं होगा और सबका बेहिसाब नहीं होगा, सबका हिसाब किताब नहीं होगा, तो मामला आगे चलेंगे कैसे? अगर मियाँ साहब कहते हैं कि उनको अकामा पर निकाला गया, तो वो किसकी साजिश थी? आज आप देख लीजिए जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के जो मोहतरम के कमेंट्स हैं ये जजेस की तैनाती पर या उनकी प्रमोशंस पर, ये जो क्वेटा स्पेशली ये क्वेटा स्पेसिफिक भी, तो इस पर आप क्या समझते हैं कि ये जजेस को किसने कहा, कौन किसकी प्रमोशन करता रहा, क्या ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स रहे, कैसे अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर ये काम मामला किया? तो ये सारे राज तो अब अफशा होंगे, इनके मुताबिक सजाएं तो होनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, ये दोबारा ना हो। ये अब राज रहे नहीं है, ये सबको समझ भी है। पहले इशारे कनायों में बात होती थी, अब खुल के बात हो रही है। लेकिन जहाँ पे हमें ये पता चल जाता है कौन लोग हैं, किस तरीके से उन्होंने किया, उसके 2 हिस्से बना दूंगा मैं। एक ये कि उनको सजा मिलने वाली बात, और दूसरा उससे कुछ सीखने वाली बात, कि जो कुछ उन्होंने किया वो उसको आने वाले दिनों में हम अवॉइड कैसे करें, वो पिटफॉल्स कैसे थे जिनकी वजह से वो कामयाब हुए। सो उन चीज़ों को भी देखना है। जहाँ बीख करनी है उन लोगों की जो एक्टर्स हैं, तो स्क्रिप्ट जो है उसको भी तो ठीक करना है, क्योंकि एक्टर्स तो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो हमें दोनों काम करने। एक और पहलू है, और वो पहलू है कि क्या हम बैठ के अपनी एनर्जी को इस तरफ लगाएंगे कि पहले हम एहतसाब करें और उसके बाद इंतखाब करें। वो हम पहले कर चुके हैं, वो तजुर्बा हो चुका है। इस तरह नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? वो कुछ यूं है कि आप एहतसाब के अमल को सिर्फ और सिर्फ ये जो आप बात करते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ लो, आप पॉलिटिशियंस को मतून करो। पिछले 40 साल में पॉलिटिशियंस की जितनी बैशिंग हुई है, हर तरफ से पॉलिटिशियंस को आपस में लड़ाया गया, पॉलिटिशियंस को कहा गया कि ये मुल्क और कौम के दुश्मन हैं, कहा गया कि जी फलां का दोस्त जो है वो गद्दार है और ये है और वो है। इसमें सब ये जो बातें हैं उनको हमें इसको हमने काबू में रखना है, और दशनाम तराजी के बजाय हम तवज्जो दें 4 चीज़ों के ऊपर। एक चीज़ ये है कि हम शाइस्तगी और टॉलरेंस का मुजाहरा करें। दूसरा, हम गुड गवर्नेंस की बात करें। ये जो हम ब्यूरोक्रेट्स को इधर फेंक उधर फेंक, 1 महीने 1.5 महीने से ज़्यादा काम नहीं करने देते किसी को, तो इसको ख़त्म करें। तीसरा, हम 5 ईयर 7 ईयर प्लान्स बना के उनके ऊपर अमल करें। और चौथी बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है लोकल गवर्नमेंट। जब लोकल गवर्नमेंट के ऊपर सारी चीज़ें आ जाएंगी और लोकल गवर्नमेंट्स के इंतखाबात होंगे, तो वहाँ से एहतसाबी अमल नीचे से शुरू होगा, और वो जो ऊपर वाले जिन लोगों का एहतसाब की बात कर रहे हैं उन वो छलनी में से गुजरते चले जाएंगे, और जो फंस जाएंगे उस छलनी में उनको तो आप देखें इन दोनों तरफ से होगा, कानून भी हरकत में आएगा और लोग भी उनको ठन करेंगे और उनको डिस्कार्ड कर देंगे। ये है मेरी सोच। और
आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सब एक मिल के एक नेशनल डायलॉग शुरू करें। नेशनल डायलॉग के बगैर काम आगे नहीं चलेगा। ठीक है, क्यारी बादल चौधरी साहब, आप नेशनल डायलॉग के लिए आपको कैसे लगी राय औसाफ साहब की? क्या नेशनल डायलॉग के लिए कोई रास्ते खुले हैं? देखिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को बिलखसूस जो इस वक्त तकलीफ़ हैं, जो मसाइल हैं जिनसे वो इस वक्त दो चार हैं, नेशनल डायलॉग तो मैं समझता हूँ कि बहुत छोटी चीज़ है। इससे आगे की भी कोई बात हो तो ज़रूर करनी चाहिए और बड़े दिल के साथ और बड़े खुले दिमाग के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने आपको अपनी पहली गुफ्तगू में कहा कि ये तमाम चैलेंजेस, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, इस दफ़ा आप कह सकते हैं कि चैलेंजेस शायद ज़्यादा हैं, बहरान शायद ज़्यादा है, लेकिन इससे पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा मुल्क के जब वज़ीर आज़म रहे हैं उस वक्त भी चैलेंजेस थे, मुश्किलात थी। उनके दौर के डेवलपमेंट्स, उनके दौर के इस्लाहात और रिफॉर्म्स, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि अगर वो पाकिस्तान की हिस्ट्री से निकाल दिए जाएँ तो पीछे आप देख सकते हैं कि क्या बचता है। उन्होंने हमेशा बड़े दिल के साथ तमाम लोगों को साथ लेके चलने की बात की है। और इस वक्त तो जिस तरह कि मैंने कहा कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ की नहीं, मैंने बाकी भी स्टेक होल्डर्स की बात की है। ये वक्त की ज़रूरत है और पाकिस्तान जो है उसमें ना कोई वसाइल की कमी है, ना पाकिस्तान की कौम में किसी जज्बे की कमी है, ना सलाहियत की कोई कमी है किसी हवाले से। तो अगर इन सब चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो अल्लाह के फजल से मुल्क को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और पाकिस्तान का मुकद्दर इंशाअल्लाह कामयाबी है, तरक्की है अल्लाह के फजल से। बहुत शुक्रिया आपका फजल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका औसाफ साहब। देखें, शाइस्ता गैस हो तो मेरे लहजे में भी शायद हमारे निगरां वज़ीर आज़म हैं वो कह रहे हैं कि वो ना किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ हैं, ना किसी सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे, ना ही वो इलेक्शन में कोई इस तरह का मामला हो सकता है। और वो कह रहे हैं उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। अगर तो PTI के चेयरमैन इलेक्शन में नहीं होंगे तो शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि ये इलेक्शंस ही इनकी वक़्त ही ख़त्म हो जाएगी। अब ये इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, सर्दी की लहर पहले JUI फेको नज़र आई, आज शायद खाकान अब्बासी को भी उसकी लहर का अंदाज़ा हुआ कि जनवरी में तो बड़ी शदीद ठंड होती है, तो वो फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में होते हैं, खाकान अब्बासी साहब ने फरमाया। अब इलेक्शंस वाकई किस वक्त होंगे, ठंड में होंगे, गर्मी में होंगे या नहीं होंगे, ये फ़ैसला तो अब जिन्होंने करना है उन्होंने वो ही करेंगे। लेकिन मामला ऐसे ही चलते रहे तो नई पार्टियां बनती रहेंगी, पुरानी पार्टियों से लोग निकल के जाते रहेंगे, कोई गैर मुतमईन होगा, कोई गैर इत्मीनान बख्श किसी की कार्रवाई होगी। लेकिन इस मुल्क में अगर इत्मीनान आ जाए और अगर इस मुल्क के हुक्मरानों में इत्मीनान आ जाए, शाइस्तगी आ जाए, तो शायद हम आगे बढ़ सकें। लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड लेट्स नॉट लुक बैक बट लेट्स लर्न फ्रॉम द पास्ट। इसी पॉइंट पे आप दीजिए इजाज़त। आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया।